जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अपना सीडीएस और सीएबीएफ के हमें पीवाईक्यू का एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सब लोग बोलते हैं कि यार कि आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना चाहिए, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को एनालाइज करिए और अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से डिजाइन करिए। बट मैं एक चीज बताने वाला हूँ कि सब लोग बता रहे हैं कि यार आप लोगों को पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है, बट कैसे करना है ना, ये कोई नहीं बता रहा है। तो आज हम इस वीडियो में वही बातें करने वाले हैं कि आप लोगों को जो सीडीएस का जो पीवाईक्यू एनालिसिस है वो करना कैसे है। ठीक है। तो उसके लिए कुछ प्रीरिक्विजाइट कंडीशंस हैं कि ये चीजें आपके पास होंगी ना, अगर आपने पहले से कवर कर रखी होंगी तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। पीवाईक्यू जब एनालाइज करोगे कैसे करना है, क्या है, सबसे पहले क्या है, आपका एक बार कम से कम पूरा सिलेबस कवर हो। ठीक है। जिससे क्या है कि आप लोगों को पता होगा कि अच्छा ये क्वेश्चन आया है तो ये हमारे किस सोर्सेस से है या किस सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले तो वही जरूरी है ना कि आपको पता हो कि किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। उसके बाद आपके अंदर एक जानने की इच्छा हो। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी ना, तब आप बार बार क्वेश्चन के सोर्सेज को फाइंड आउट करोगे। जब आप सोर्सेज को ढूंढोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये नई चीज है। ओके। आप लोग नई नई चीजें सीखोगे। और तीसरा क्या है कि आपके पास बेसिक नोट्स जो है ना, वो कवर होने चाहिए। अगर आपके पास बेसिक नोट्स हैं, जैसे किसी भी सब्जेक्ट के आपने खुद के हैंड रिटेड नोट्स हैं। मैंने तो कभी हैंड रिटेड नोट बनाए नहीं, बट आपको जैसे आपके पास कोई बुक है, जैसे पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत फॉलो कर रहे हो, ठीक है, या साइंस के लिए आप 9th और 10th की अपनी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, और या हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के लिए हमने क्या फॉलो किया, अपना क्लास 11th की दोनों एनसीईआरटी। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास कंडीशंस फॉलो हो, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे इन बेसिक बुक से ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है। चलो मैं आज आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मैंने अप्रोक्स 10 क्वेश्चंस लिए हैं, तो उसमें हम सीखेंगे कि चीजों को समझना कैसे होता है। ठीक है। तो पहला क्या है, नॉट करेक्ट पूछा है आपने। पहले तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे हमसे बात करी जा रही है सेंसर मोशन और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेंसर मोशन और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। ठीक है। अच्छा, अब ये किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो गया, ये हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है। पॉलिटी का क्वेश्चन कौन से चैप्टर से, ये पार्लियामेंट चैप्टर से क्वेश्चन हो गया। ठीक है। इतनी चीजें अगर आपको एक बार में समझ में आ गई तो ठीक है, चलो आपकी एग्जैक्टली प्रिपरेशन तो सही चल रही है, मतलब आपको सोर्सेस पता है क्या करना है। ठीक है। तो आप हमें क्या है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ना सीखो। क्वेश्चन पढ़ना कैसे है, देखो, सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। तो आप जब अपने लक्ष्मीकांत में भी देखोगे और जो ये टेबल मैंने आपको प्रोवाइड करी है इसमें भी देखोगे, इसमें क्या है, कैन बी अगेंस्ट अ मिनिस्टर और अ होल गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये हमारा सही है। उसके बाद नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर अलोन। तो आपको पता होगा जब आप बेसिक सोर्सेज फॉलो करोगे, जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है वो पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं आता, या पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं आएगा। तो प्राइम मिनिस्टर भी हमारे एक इंडिविजुअल मिनिस्टर है, तो इनके अगेंस्ट नहीं आएगा, उसको पूरे जो हमारा कैबिनेट मिनिस्टर पूरा कैबिनेट है ना, उसके अगेंस्ट आना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या है, लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद अब देखो, जो थर्ड चीज आपको समझनी है ना, देखो क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाले। ये आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है, एक आध दो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, उसके लिए हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट हम टाइम वेस्ट किस चीज के लिए करेंगे अपना, ये जो फॉर्मेट है ना, देखो यहाँ क्या है, सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो, सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अप्रोक्सीमेटली एक ही बात हो गई। यहाँ पे देखो, कैन नॉट बी मूव्ड और कैन बी मूव्ड। अब ये दोनों ना एक तरीके से काउंटर स्टेटमेंट है एक दूसरे के। तो अब इनमें से एक सही होगा। अगर जहां आपको दो चीजें एडजस्ट, मान लो ये आम है, जैसे बोल दे ये मैं एक सेब बनाता हूं, तो ये बोलता है, एक बोलता है ये सेब है। ठीक है। ये सेब यस, और ये सेब नो। तो अब इनमें से एक कंडीशन तो सही होगी ना, या तो ये सेव होगा या नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर है, या तो सेंसर मोशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट मूव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो जैसे आप लोग पढ़ोगे, तो ये एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इंडिविजुअल मिनिस्टर दोनों के अगेंस्ट मूव किया जा सकता है। ये हमारा सेंसर मोशन की खासियत है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया वो चीजों को पढ़ना कैसे है। उसके बाद चलो सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये हमारा किससे रिलेटेड आया, अब आपको पता चल जाएगा, स्टोनसी कमेटी और फंडामेंटल ड्यूटीज। मतलब इसका आंसर है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट मैं इसमें समझाना क्या चाहता हूँ, अब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, स्टोनसी कमेटी किससे रिलेटेड है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में आते हैं, ये चीज मैं आपको जो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, आप उनको अपने माइंड में रिकॉल करिए। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो मतलब आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। ठीक है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था। ठीक है। तो ये चीजें मैंने यहाँ लिख रखी है, कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd अमेंडमेंट एक्ट,
उसको कब किया गया? 1976 में। इसमें अमेंडमेंट हुआ है क्या? तो आपको याद होना चाहिए कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने एक बार इसको अमेंड कर रखा है, ठीक है? जिससे 11 ड्यूटी, जो कि किससे रिलेटेड थी? एजुकेशन से रिलेटेड थी। उसके बाद ये जैसे मैंने थोड़ा, ये तो स्ट्रक्चर मैनर में नहीं है जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, आप लक्ष्मीकांत में देखोगे तो आपको मेरे हिसाब से आपको सारी फंडामेंटल ड्यूटीज याद होनी चाहिए, क्योंकि आप पीवाईक्यूज का जब एनालिसिस करोगे, जो कि मैंने किया है, तो आपसे पूछा जाएगा ये वाली फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है। तो आपको जब सारी फंडामेंटल ड्यूटीज याद होंगी तभी तो आप बता पाओगे कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है, ठीक है? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। समझ में आ गया आपको क्या चीजें कवर करनी है? ठीक है, अब आते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। ये किसका है हमारा? ये किसका क्वेश्चन है? देखो, जब क्वेश्चन करंट्स की बात बात हो रही है तो ये हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कितना आपको समझ में आ गई होगी? अच्छा, कौन से टॉपिक से? क्लास 11th की एनसीईआरटी से है। ठीक है, क्लास 11th की एनसीईआरटी से कौन से? ओशियन चैप्टर से। अगर आपको ये चीजें रिकॉल हो गई तो बहुत बढ़िया बात है। अब मतलब आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत सही चल रही है। ठीक है, तो अब इसके साथ हमें क्या करना है? ठीक है, अब मान लो हमें पता है इसका आंसर क्या है। कैलिफोर्निया करंट जो है वो वार्म करंट नहीं है, ये कोल्ड करंट है। ठीक है, अच्छा, चलो भैया आपने तो बता दिया, बट हमें इसके अलावा क्या करना है? ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है? गल्फ स्ट्रीम के बारे में देखना है। गल्फ स्ट्रीम कहाँ से कहाँ मूव करती है, ठीक है? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहाँ से कहाँ मूव करती है, और लेब्राडोर जो करंट है हमारी, ये कहाँ से कहाँ मूव करती है। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी के मैप पे जाओगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखो, लेब्राडोर कोल्ड करंट है, जो कि हमारा वो आर्टिक ओशन से अपना अटलांटिक ओशन में आ रही है। उसके अलावा कैलिफोर्निया करंट, जो कि इसमें वार्म करंट दे रखा था। देखो, अगर आप यहाँ से जाओगे ना नीचे, तो आपको देखा जो डॉटेड वाला एरो है ये हमारा कोल्ड करंट के लिए है, और जो डायरेक्ट एरो है ये हमारा वार्म करंट के लिए है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो डॉटेड एरो है ये किसका? कैलिफोर्निया करंट को और कोल्ड करंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है? मतलब आपका जो, आपको क्या करना है अब एनालिसिस के नाम पे? आपको सारी क्वेश्चन करंट्स याद होनी चाहिए। व्हाट फैक्टर्स डेट इफेक्ट ओशन करंट्स, ठीक है? ओशन करंट्स का मूवमेंट कैसे होता है, ये चीजें आपको रिकॉल करनी है, मतलब पढ़नी है खुद। ठीक है, और ओशन करंट्स के जो मूवमेंट है उसमें कोरोलेस फोर्स का क्या रोल है? अगर आप ये सारी चीजें रिकॉल कर पा रहे हो तो आप लोगों का प्रिपरेशन सही चल रहा है। ठीक है, चलो, अब ये फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है हमारा, किसके बारे में बात हो रही है? अब ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर से रिलेटेड है? ये हमारा लैंड फॉर्म्स वाले चैप्टर से रिलेटेड है। ये कहाँ से उठा के लाया हूँ मैं डायग्राम? ये लैंड फॉर्म्स वाले एनसीईआरटी से उठा के लाया हूँ। ठीक है, तो आप देखो, इसमें हमें पता है कि जो अगर ओल्ड मेंटर बनता है उसके बाद जो ओल्ड मेंटर जो है क्लोज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या बनता है? ऑक्सबोलेट। अब आपको आंसर तो याद हो गया, बट हमें आंसर थोड़ी याद करने हैं, पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है। अच्छा, अब पीवाईक्यू एनालिसिस में भैया क्या करना है? देखो, अब सर्च करो, पॉथहोल्स क्या है, लीव्स क्या है, फ्लड प्लेन्स क्या है। ठीक है, इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बन कैसे रहे हैं, ठीक है? उसके अलावा ये किस तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं? जैसे अगर आप पॉथहोल्स की तरफ जाओगे तो ये हमारा रनिंग वाटर के अंदर आते हैं। ठीक है, रनिंग वाटर के अंदर, जो कि जब माउंटेन से जो हमारी रिवर फॉल करती है, जो नीचे जो गड्ढे बनते हैं वो हमारे पॉथहोल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे आपको देखना है लीव्स क्या है, ऐसे आपको देखना है फ्लड प्लेन्स क्या है। ठीक है, अब देखो मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ। देखो, जिसको पता होगा ये पॉइंट बार से, आप हो सकता है ना कि अभी तो ऑक्सबोलेक से क्वेश्चन आया है, अगला क्वेश्चन किससे आए? पॉइंट बार से आए। ठीक है, अभी क्वेश्चन आया है ऑक्सबोलेक से, अगला क्वेश्चन क्या है? स्लिप ऑफ बैंक से आ जाए। ठीक है, तो ये चीजें आपको पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है, ये किस चीज से रिलेटेड है? अगर आप सबको ये चीजें पता है तो मतलब आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। ठीक है, अब देखो, अगर आपने इस चीज का एनालिसिस किया होता तो ये हमारा 2024 का क्वेश्चन है सीडीएस का। अगर आप पहले से पीआईक्यूज एनालिसिस करके आए हो तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये किसके बारे में बात कर रहा है? रिवर मेंडर करेगी तो यू शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने देखा है ऊपर यू शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। उसके बाद इस इज एक्सट्रीमली टाइट मेंढर इज कॉल्ड गूजनेक्स। गूजनेक्स का क्या मतलब? जैसे गूजनेक्स क्या है, ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो गूजनेक कंडीशन ही बनती है अगर आप जब मेंढरिंग की बात करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या ऑक्सबोलेक बन रही है। देखो, गूजनेक ही, गूजनेक कंडीशन ही तो है। जैसे यहाँ से यहाँ आ गई तो ये क्या है? गूजनेक कंडीशन बन गई, जिसकी वजह से ऑक्सबोलेक बन गई है हमारी। तीसरा, टेक्टोनिक अपलिफ्ट कैन कॉज अ रिवर टू कंटिन्यू डाउन कटिंग along its meandering course। अगर ये देखो, ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ना, जब आप जियोमॉर्फिक प्रोसेस वाला और जो लैंडफॉर्म वाला चैप्टर है उसकी जब आप रीडिंग करोगे ना,
तो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मतलब इस बार भी एक क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा कि जो कबिनी रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसमें, सीडीएस 2024 का सेकंड। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आया कबिनी जो है वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अगर अब आपको पीवाईक्यू एनालिसिस आप पिछली बार करके गए होते तो इसमें पूछा है ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो अगर अब मैं बताऊं तो इसका आंसर मनास है। बट आपका इसके बाद काम क्या था कि सारी रिवर्स लिखनी है, ठीक है, जो इंडिया में मेजर रोल प्ले कर रही है। जैसे कि ऊपर हमारी गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, नीचे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। ठीक है, इनकी क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं। और हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में बात करें, नर्मदा, तापी, और जितनी भी रिवर्स के नाम आपके एनसीईआरटी क्लास 11th में मेंशन कर रखे हैं वो आप सबको याद होने चाहिए कि कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ये आपका मैंने होमवर्क बता दिया। अच्छा, दूसरा होमवर्क क्या है कि चलो एक ट्रिब्यूटरी तो हमसे पूछ ली, अब हो सकता है ना दोबारा ये ट्रिब्यूटरी पूछे कि दिहांग, दिवांग और लोहित और धनाश्री ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि ये हमारी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है। तो मैंने इसमें आपके लिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज दोनों मेंशन कर रखे हैं, आप लोगों ने याद कर लेना। ये वाले जो नोट्स है ना, ये मतलब जो स्लाइड्स हैं मैं आपको ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप पूछोगे भैया ग्रुप का है, ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने सिक्स क्वेश्चन पे। तो ये अब देखो आपको देखते पता चलना चाहिए, ये क्वेश्चन हमारा पॉलिटिक्स आ गया भाई साहब। अब ज्योग्राफी से हम थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ शिफ्ट हुए। मैं ये मिक्स क्वेश्चन इसलिए डाले कि आप लोगों को पहचान ना आ जाए कि हाँ ओके ओके ऐसे करना होता है। ठीक है, कभी भी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस मत करना, क्योंकि आप लोगों की जो कैपेबिलिटीज है वो पेपर में चेक होगी। पेपर में कैसे क्वेश्चन आने वाले, मिक्स क्वेश्चन आने वाले। तो सबसे पहला क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फंडामेंटल राइट्स। तो जैसा कि आप सबको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। अच्छा, अब आपका काम क्या बनता है। अच्छा, जो फंडामेंटल राइट्स है, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था ये किस में था, आर्टिकल 19 में था। हट किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हटाया, ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के थ्रू हटाया। ठीक है, किस में था, आर्टिकल 91 का एफ पार्ट। ठीक है, तो अब एफ तक है, तो ए बी सी डी ई ये पांच भी तो होंगे, आपको पता होना चाहिए पांच कौन से हैं। ठीक है, उसके अलावा अच्छा अब हटा दिया पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में से, तो अब वो अब कहीं अवेलेबल है या नहीं है। अच्छा ठीक है, आर्टिकल 300 ए में ये क्या है, अब ये लीगल राइट है। ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है शायद, ये अब लीगल राइट है, नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब आपको इसकी पोजीशन के बारे में पता चल गया कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारा एक लीगल राइट है और फंडामेंटल राइट नहीं है। अच्छा, अब आपकी क्या ड्यूटी बनती है, आपकी ड्यूटी वही ये बनती है कि फंडामेंटल राइट जो है, मैं ये, अच्छा ये क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है, आप ये क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है वो खाली इंडियंस के लिए अवेलेबल है या ऑल सिटीजन के लिए अवेलेबल है, खाली सिटीजन के लिए या ऑल पर्सन के लिए अवेलेबल है, मतलब इंडियन प्लस फॉरेनर सबके लिए अवेलेबल है। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना। ठीक है, चलो अब ये सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको इसमें करना क्या है, पहले सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। ठीक है, इसमें किसके बारे में बात हो रही है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो रही है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड मेंशन इन द प्रियम्बल। ठीक है, ये हमारे स्टेटमेंट सही है। अब आपको एक बात बताऊं ना, जैसे आप कभी भी पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे ना तो आपको मिलेगा कि यार ये जो अच्छे अच्छे स्टेटमेंट होते हैं ना ये कभी गलत नहीं होंगे। मतलब इक्वलिटी की बात कर रहा है, इक्वलिटी और स्टेटस की बात कर रहा है, वो क्यों इन चीजों को गलत बनाएंगे। ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट को गलत क्यों बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा, द एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वॉज नॉट देयर इन द प्रियम्बल्स इन द बिगनिंग, ये भी हमारे स्टेटमेंट सही है। अच्छा, अब हमें इसकी बैकग्राउंड रिसर्च क्या करनी है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। प्रियम्बल किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ज्वाइन हुआ, उसके अलावा इसमें अमेंडमेंट कब हुआ है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, किस केस में इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पास पार्ट बनाया गया था, एलआईसी केस क्या है इससे रिलेटेड। ठीक है, केशवानंदा भारती केस क्या कहता है इससे रिलेटेड। उसके अलावा जो अमेंडमेंट हुए हैं वो कब हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसमें बता देता हूँ आपको। ये केशवानंदा भारती केस हमारा इसमें जजमेंट में बताया गया था, ये हमारा प्रेमबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड
अंडर आर्टिकल 368 बट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ोगे। बेसिक स्ट्रक्चर कहीं भी डिफाइन नहीं है, जिस चीज को चाहते हैं जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर में डाल देती है। ठीक है, जो टर्म सोशली सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे। ठीक है, ये कब हो गया? एक बार जो अमेंडमेंट, मैंने जो एक क्वेश्चन पूछा, अच्छा अमेंडमेंट हुआ है क्या इसके अंदर? हाँ हुआ है भाई, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। ठीक है, उसमें ऐड क्या किया गया? सोशलिस्ट सेकुलर एडेड बिटवीन सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक। ठीक है, पहले क्या था? यूनिटी ऑफ द नेशन था, अब उसको चेंज किया गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अच्छा, अब आपका क्या, मैं होमवर्क बताता हूँ, आपका होमवर्क है सोशलिस्ट के बारे में पढ़ो, सोशलिस्ट का क्या मतलब है, सेकुलर के बारे में पढ़ो, इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ो क्या है, सोवेरेन के बारे में पढ़ो, सोवेरेन वर्ड का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक वर्ड का क्या मतलब है। क्योंकि अगला क्वेश्चन तो भाई ये भी हो सकता है कि सोवेरेन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू डिफाइन द सोवेरेन इन दिस टर्म्स। ठीक है, पर्टिकुलर किसी भी टर्म में आपको डिफाइन करवा लेगा। ठीक है, तो ये हमारा 7th क्वेश्चन खत्म हुआ। अब बात करेंगे हम अपना 8th क्वेश्चन के बारे में। इस टाइम तो सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है ना जो ज्योग्राफी का, वो है कॉम्बाइन क्लाइमेट। अगर आपको कॉम्बाइन क्लाइमेट के बारे में पता है तो समझ लो आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आप अपना सिक्योर कर ही सकते हो। ठीक है, ये आया था राजस्थान के बारे में। ठीक है, राजस्थान में हमारा कैसा क्लाइमेट है? डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट हो या स्टेपी हो, स्टेपी मतलब थोड़ा सा घास फूस और ग्रासलैंड टाइप। ठीक है, तो ये हमारा एनसीईआरटी से मैंने एक प्रिंट आउट उठाया है। तो उसमें क्या दिख रहा है? देखो, BWSW किसके बारे में बात कर रहा है? हमारा हॉट डेजर्ट के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली आया है ना BWSW। अब आपका काम क्या बनता है? आपका काम है भाई, AMW क्या डोनेट करता है, AW क्या डिनोट करता है, और CWG क्या डिनोट करता है। अगला क्वेश्चन तो इससे ही हो सकता है ना। ठीक है, देखो AW यहाँ है ट्रॉपिकल सवाना, ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिलेटिव्स। ठीक है, AMW मॉनसून विद ड्राई सीजन, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? हमारा साउथ कोस्ट ऑफ गोवा पे। ठीक है, तो यही चीजें आपको कवर करनी होती हैं। अब CGW क्या है? मॉनसून विद ड्राई विंटर्स। अब ये कहाँ जा पाया जाएगा? जो हमारा पूरा अपना नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन है इसके पास। ठीक है, तो यही चीजें आपको करनी होती हैं। अब देखो यहाँ BW, अगला दोबारा क्वेश्चन रिपीट, ये हमारा 2024 का क्वेश्चन है आई थिंक, मुझे याद नहीं फर्स्ट का या सेकंड का, बट हाँ ये 2024 का क्वेश्चन है। अब देखो BW दोबारा वही डेजर्ट क्लाइमेट। ठीक है, आपको कुछ करना था, बस ऐसे करना होता है पीवाईक्यू को एनालाइज। ठीक है, ये एक जो बड़ी टेबल है, इससे रिलेटेड इस बार क्वेश्चन आया था शायद फर्स्ट में, जिसमें आइस कैप्स के बारे में क्वेश्चन था। तो आइस कैप्स के बारे में आपको पता हो तो ET और EF हमारे किससे रिलेटेड है? आइस कैप से रिलेटेड है। और BSW, ये अभी इस बार भी एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, BWH का। तो अगर आप ये चीजें आपकी क्लियर होंगी तो आप एक अपना एक क्वेश्चन बिल्कुल सही करा ले जाओगे, कोई नहीं रोक सकता, ये दोबारा रिपीट होगा, मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को। अब ये हमारा इस बार का क्वेश्चन है। बहुत लोग बोल रहे थे बहुत टफ पेपर है, टफ पेपर है। भाई टफ पेपर है तो इजी क्वेश्चंस भी तो आ रहे हैं। क्या आप वो इजी क्वेश्चन सही करके आ रहे हो? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे इजी क्वेश्चन तो शायद बन ही नहीं सकता। ठीक है, क्या है हमारा? ये हमारा रिट्स। तो देखो एक शॉर्ट टेबल तो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, ये डायरेक्ट आता है भाई मैचिंग करने के लिए। हेबेस कॉर्पस का क्या मतलब है, मेंडमस का क्या मतलब है, सरिटेरियो का क्या मतलब है, प्रोहिबिशन का क्या मतलब है, और क्वान वारंटो का क्या मतलब है। ठीक है, अब जो मैं होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। अब मैं देखो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ही आपको सारे पीवाईक्यू का एनालिसिस कराऊं, तो मैं जो बोल रहा हूँ ना वो आपको पढ़ के आना पड़ेगा अगली क्लास में। आपका होमवर्क क्या है कि रिट्स ड्यूरेशन कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर है, हाई कोर्ट की क्या पावर है रिट्स ड्यूरेशन को लेके। ठीक है, ये आपको पढ़ के आना पड़ेगा। रिट्स ड्यूरेशन इमरजेंसी के टाइम पे आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो आपको जैसे आप पढ़ोगे ना इमरजेंसी के बारे में तो आपको पता चलेगा कि खाली आर्टिकल 32 को बोला जाता है कि वो कैंसिल हो गया। अब जब आप किसी फंडामेंटल राइट को क्लेम ही नहीं कर सकते तो फिर तो कितने वो, मतलब इसको क्यों बोला जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब है फंडामेंटल राइट्स, बट जब तक आप उन्हें क्लेम ना कर पाओ तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है? तो आपको इससे क्लेम करोगे। ठीक है, तो आर्टिकल 32 इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको होमवर्क बता दिया, आपको क्या करना है, पहले डिस्ट्रिक्शन के बारे में पढ़ के आना है, सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर है, हाई कोर्ट की क्या पावर है, और इमरजेंसी में रिजरेक्शंस के साथ क्या होता है। ठीक है, चलो देखो, हाँ आ गया ना अगला क्वेश्चन ही कि फंडामेंटल राइट्स नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो जैसा आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, ये हमारा बंद हो जाएगा, ये आर्टिकल 19 में आता है।
ठीक है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये हमारा आर्टिकल 14 है, ये भी बंद हो जाएगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यही तो है हमारा आर्टिकल 32, ये भी बंद हो जाएगा। तो आंसर क्या बचा? नॉट सस्पेंडेड, ये। ठीक है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस वाला। तो आपको यही चीजें तो ध्यान रखनी है कि आपका जो, अब आपका काम क्या है कि देखो, इमरजेंसी 358 है, 350, अब इमरजेंसी के आर्टिकल 352 से 360 आपको सारे याद होने चाहिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी किसमें है, और नेशनल इमरजेंसी किसमें है, और स्टेट इमरजेंसी किसमें है, क्या प्रोविजंस है, कैसे लगाई जाती है, आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 19 कब सस्पेंड होता है और कब नहीं होता, ये चीजें अभी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ये तो मैंने आंसर बताया आपको फर्स्ट वाला। और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो रिसेंटली यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ था उसमें पूछा गया राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में है? तो हमारा आर्टिकल 21 में। उससे पहले पुट्टस्वामी केस के बारे में पूछा गया था। पुट्टस्वामी किस केस से रिलेटेड है? हमारा राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है। देखो बार बार क्वेश्चन चीजें घूम रही है ना, आपको बस एनालिसिस इस तरीके से करना है उनका। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्टली एक टेबल प्रोवाइड कर दी है, आप इसको पढ़िए, आपका मोस्टली इमरजेंसी के क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। नेशनल इमरजेंसी किस में आ रही है? आर्टिकल 252, आर्टिकल 356 नेशनल इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट रूल को बोलते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। अभी तक ये चीज ध्यान रखना कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी अभी हमारे देश में नहीं लगी है। ठीक है। अब पहले इसमें बहुत सारी प्रोक्लेमेशन थी, वो आपको अब पढ़ के आनी पड़ेंगी कि स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का क्या रोल है स्टेट इमरजेंसी जो और नेशनल इमरजेंसी में, जो उन्होंने चेंजेस करे हैं, ये आपको सारी चीजें पढ़ के आनी पड़ेंगी। अगली बार जब मैं क्लास लूंगा ना, ये आपसे सारे क्वेश्चन पूछूंगा जब आप बताना। ठीक है। तो भाई इतना ही था आज के लेक्चर में, हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व करे। इट नॉट मेन लिया 10 क्वेश्चन, हमने बहुत मतलब एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन को कवर कर लिया। ठीक है। और ये आने वाले आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज या ईयर वाइज आपके सारे पीवाईक्यूज कवर करा दूं, तो एटलीस्ट यार शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप जितना ज्यादा मतलब मुझे सपोर्ट दिखेगा, उस हिसाब से मैं आपके सारे पीवाईक्यूज का एनालिसिस करा दूंगा। मैं बता दूंगा आपको इसके अलावा ये पढ़ना है, अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो अगली साल क्या क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यार सारा खेल एक्सपेक्टेशंस का है। मेरे को पता है कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि रिपीट नहीं होंगे, बट थीम तो रिपीट होगी। थीम, अगर हम थीम पढ़ जाएं सारी, तो क्या हम सारे एटलीस्ट यार मतलब 120 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 क्वेश्चंस तो हम क्रैक कर सकते हैं ना। तो 40 क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं, वो ज्यादा इजी है एट रैंडम पढ़ने से। ठीक है। तो यार अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही चीज आते रहें तो सब्सक्राइब करो, लाइक कर देना वीडियो। और यार, और आप लोगों को, हाँ, आप लोगों में बताना चाहता हूँ यार, हमारा प्लान चल रहा है, प्लान राइज। हम लोगों ने अभी तक इकोनॉमिक्स अभी चल रही है हमारी, हमने ज्योग्राफी कवर कर ली, पॉलिटी कवर और साइंस कवर कर लिए। ये हमारा बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है, आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ चेक करिए कैसे आपको डेली बेसिस पे टारगेट दिए जाते हैं। ठीक है। फिर आपका टेस्ट होता है, उससे रिलेटेड बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं और मैं कैसे सबका रिप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपको ये सब सारी चीजें देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो जय हिंद दोस्तों, ध्यान रखिए अपना।